हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, कार्य और ऊर्जा, जिसमें सारी चीज़ें बता दी गई। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती, शक्ति क्या होती, सामर्थ्य भी बताया गया था ना। कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु में क्या कंडीशन भी बताई गई थी कि उस पर कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स काम कर रहा हो, और तथा डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में होता था तब कितना होता था, अपोजिट होता था तब कितना होता था, परपेंडिकुलर होता था तो नेट जीरो होता था, सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद ऊर्जा भी बताया गया, ऊर्जा क्या होती है, जिसमें क्या ऊर्जा कब होती है, जिसमें कार्य करने की सामर्थ्य क्षमता हो, उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा के बारे में भी डिफाइन किया गया था। फिर उसके बाद आप कई सारी ऊर्जाएं पढ़े थे कि वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, जिसमें हम लोगों ने यांत्रिक ऊर्जा भी सीखी थी। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार पढ़े थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और हमने सीखा था कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता था, मैकेनिकल एनर्जी का जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़े थे। सारी चीज़ें प्रूव भी कर चुके थे। इसके बाद हमने देखा था कि जो है सामर्थ्य क्या होता, तो सामर्थ्य बताया गया था कि किसी भी एकांक समय में कार्य करने की दर क्या कहलाती थी, सामर्थ्य कहलाती थी। उसका मात्रक भी लिखा गया था ना, P=W/T। इसके बारे में पूरी जानकारी लिए। तो आज हम लोग जो है चैप्टर पूरा पढ़ ही चुके थ्योरी सहित, उसमें कहीं पे किसी कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा संचित होती है इसके बारे में भी सीखा था। गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mu² होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता, सॉरी, U=mgh है ना। स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी P=mgh सीखे थे। सारी फार्मूले भी आ चुके हैं। तो हम लोग अब चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं कि आंकिक प्रश्न कराए जाएंगे। आज क्या पढ़ना हम लोगों को, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल है ना, आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न में हम लोग पहला सवाल ये है, पहला लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो शुरुआत में एनसीईआरटी में केवल यही दिया गया कि आप लोग केवल समझिए, बताना है, बाकी कोई न्यूमेरिकल टाइप का नहीं। लिखा हुआ निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। सुमा एक तालाब में तैर रही है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा को उठा रखा है, एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। तो किन में होता, किन में नहीं। पहला सुमा एक तालाब में तैर रही, सुमा से तालाब में तैर रही तो कार्य होगा कि नहीं, बताइएगा। सुमा तैरेगी तो क्या होगी, फोर्स लगाएगी पानी में ऐसे करके, और जब हाथ पैर चलाती तो आगे बढ़ेगी भी, तो फोर्स भी लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बल भी लगा, विस्थापन भी हो रहा है। और वर्क की यही कंडीशन है कि फोर्स भी लगा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए ना। फिर अगली हम लोग कंडीशन क्या पढ़ते हैं, कह रहा तो इसमें कार्य होगा, सुमा तैर रही तो कार्य होगा। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ को उठा रखा है, गधा पीठ पे, तो गधा ही होता है, उठाए खड़ा रहे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, तो क्या कोई वर्क होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए इस पर कोई भी कार्य नहीं होगा। फिर इसके बाद एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही, पानी कभी भी उठाएगी तो क्या होगा, फोर्स भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो इसमें भी कार्य हो रहा है। एक रेल इंजन रेल को खींचेगा तो फोर्स भी लगाएगा, और गाड़ी चलेगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो इसमें भी कार्य होगा। अनाज के दाने सूर्य को धूप में सूख रहे हैं, अरे मतलब धूप में चाहे जितनी देर सूखता रहे, क्या कोई फोर्स लगा कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं, तब क्या कोई कार्य होगा, नहीं। ये सब बोलचाल की भाषा में कहते हैं कार्य हो रहा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में कार्य कब होता है, जब फोर्स लगा हो और क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना। कह रहा एक पाल नाव, क्या लिखा हुआ है, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। कोई भी नाव, पाल लगा है ना, देखो पाल के कारण मान लीजिए नाव गतिशील है, चल रही, तो क्या फोर्स लगा तो पाल है ना, नाव आगे बढ़ती तो फोर्स लगा तो नाव आगे बढ़ती, कार्य हो रहा है भाई, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, अगला देखिएगा कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका गया है, यह एक वक्र पथ पर चलता है और पृथ्वी पर वापस आ गिरता है। पिंड के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हैं। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य होगा। देखो गुरुत्व बल के द्वारा हमेशा कार्य 0 होता, किसी एंगल पे आप किसी चीज़ को फेंकिए तो ऐसे जाती है, पैराबोलिक पाथ बनाता है, जब इंटर में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, फार्मूला भी प्रूव कराया जाएगा कि कितना क्या क्या होता है किसी भी एंगल पे। तो ये इस पाथ से गेंद क्रिकेट मारता है वो भी ये पाथ बनाता है परवलयाकार, इसमें कहीं भी जाए यहाँ रहेगा तब भी mg नीचे काम करेगा, फोर्स यहाँ पहुँचेगा
तो वेलोसिटी ये होगी इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ था तो ये देखो इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ था तो यहाँ भी परपेंडिकुलर। तो जहाँ जहाँ फोर्स जाएगा हर जगह ऑब्जेक्ट क्या होगा उसके परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, जब भी 90 का बनाए तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, एफ कास थीटा पढ़े थे, कास 90 क्या होगा, 0 होगा। अगला, एक बैटरी बल्ब जलाती है, एक बैटरी कई बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन समझ रहे हो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, तो बैटरी में क्या है, एनर्जी। और सबको पता है बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी, ये देखो सेल पड़े होते हैं, एनोड कैथोड 2 छड़ें डाली जाती हैं, उनके अंदर H2SO4 या कोई भी कुछ भी लिक्विड टाइप का हो, तो इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है, रासायनिक ऊर्जा होती। अब ये रासायनिक ऊर्जा करी, जब भी मान लीजिए ऐसे एक बल्ब लगाया, बल्ब जलना चालू करे, तो बोलो बल्ब से 2 चीज़ें निकलती, एक तो बल्ब गर्म होगा तो हीट देगा, दूसरा लाइट। तो कितनी एनर्जी में चेंज हो रहा, लाइट एनर्जी में और कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी में। तो कितनी एनर्जी में बदल रहा, 2 एनर्जी में, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, अब मान लो आज के एलईडी बल्ब आ गए तो उसमें तो लगभग प्रकाश ही होता है। अच्छा, हम लोग एक बात रखना, आप लोग इंटर में पढ़ेंगे कि कौन सा बल्ब अच्छा होता है, जो हीट दे या प्रकाश दे। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आज जितने भी बल्ब आते जाएं वो केवल प्रकाश दें, हमको उससे हीट नहीं चाहिए। हीट चाहिए तो मीटर लगा लेंगे, इसलिए। और हीटर क्या चाहता है कि वो प्रकाश ना दे, वो क्या दे, हीट दे। इसलिए अब जितने भी एलईडी बल्ब आते हैं ये गर्म नहीं होते, लेकिन पहले 100-200 वाट के लोग लट्टू लगाते थे गाँव में ना, जब लाइट आती थी कहते थे लाइट आ गई, तो वो पीले पीले जलते थे। वो कहते थे 200 वाट का लगा लो, कमरा भी गर्म हो जाता, तो हीटर और प्रकाश दोनों काम करता था। लेकिन एनर्जी कितनी लेती थी, 200 वाट लिखा होता था। 200 मतलब हम लोग वाट पढ़ चुके ना, 1 सेकेंड में वो कितने जूल, 200 जूल पर सेकेंड, तो वो ज़्यादा खाता था। अब तो 10 ही वाट 8 वाट का आता है, तो 1 सेकेंड में 8 जूल खर्च कर रहा है, वो 1 सेकेंड में 200 जूल खर्च करता था। तो कौन सा अच्छा था इस समय का, क्यों, क्योंकि ये कम खर्चा करके उतनी ही लाइट दे रहा है, क्योंकि हमको लाइट ही चाहिए थी। तो आज का जो 15 वाट का बल्ब है वो 200 वाट के बराबर की लाइट दे रहा है, और हमको लाइट ही चाहिए, हमको उसकी हीट से कोई लेना देना नहीं है। अगला कह रहा, एक 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होती, पहले 5 थी फिर 2 मीटर प्रति सेकंड हो गई। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो कार्य का परिकलन हम लोग करते हैं, मैं इसको मिटा दूँ। वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब, चूँकि अगर पहले कुछ वेलोसिटी थी, मास था, तो उसके पास पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में तुमने कुछ और कर दी, तो कार्य कितना हुआ। उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि गोली चलती तो क्या, पहले कुछ वेलोसिटी गई, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ बदल गई। मान लीजिए पहले चल रहा था 5 से इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, फिर इसने जो है किसी को हिट किया, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, अब ये 400 इसकी काइनेटिक बची, तो कितनी कम हुई, 500 से 400 हुई, तो मतलब 100 कम हुई। तो वही निकालना है, बात समझ पाए। सवाल कह रहा है कि जो है बल द्वारा किए गए कार्य वही, और जो 100 खर्च हुई वो क्या, कार्य ही करने, कार्य कुछ भी कर सकता था, वो गुटके चला सकता था या कुछ भी। मान लीजिए ये यहाँ से एक गोली इसको हिट करे, मान लीजिए इसके पास गोली के पास काइनेटिक एनर्जी 500 हो, इसको हिट करे, एक गुटका हो, हिट करने के बाद गोली आगे निकल जाए, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी 400 बचे, और गुटका भी यहाँ से थोड़ा सा चलने लगे, ये कहीं जा रहा है, तो हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब ये 400 बची, तो 500 से 400 बचने में कितनी खर्च की, 100 किस पर खर्च किया, इस पर, इसको चलाने में। मैंने वर्क जब पढ़ाया था, पूरा प्रूव कराया था तो बताया था ना, तो यही वर्क हुआ कि इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आया। तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से बाद वाली काइनेटिक एनर्जी घटा देते हैं, हमको पता चल जाता हमने कितना वर्क किया, या ज़्यादा से कम है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, वही किए गए क्या कार्य के बराबर होता है। तो 20 kg द्रव्यमान वाला, तो मास कितना था, 20 kg, और कह रहा है कि पहले इसका वेलोसिटी कितनी थी, u1 लिख ले, क्या लिखोगे, u लिख लो, u1 लिख लो, कितना 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई u2, u1 या uv लिख लो, जैसा भी आप चाहो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं।
2 मीटर पर सेकंड। तो पहले किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mu², बाद वाली कितनी होगी, हाफ mv², और इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही क्या किए गए कार्य के बराबर आएगा। तो कार्य बराबर हाफ mu² माइनस हाफ mv²। मास तो बदला नहीं, दोनों में ये कॉमन है, इसको ले लो, कितना हो जाएगा 1/2 mu² माइनस का v²। ये सबको पता है कितना है, ये m दिया हुआ है 20 ना, और u कितना है 5 का स्क्वायर करो 25, और 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करो 4, ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 10 इंटू 25 से 4 गए 21 को 10 से मल्टीप्लाई करो 210 जूल, इतने वर्क करती है, बस हो गया। जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है वो उसको कार्य करने में व्यतीत कर देती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला 10 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक पिंड, 10 किलोग्राम का एक पिंड एक मेज पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ थोड़ा सा जान लेना कि डिफरेंस जब भी निकालोगे तो हम इसको डिफरेंस में लिख लें, या बाद वाली को हम जब भी पहले वाली से घटाते हैं तो चेंज करना चाहो कर लेना, v² = u² करोगे। अरे यार लो कर लो 4 - 25, क्योंकि बता दे नहीं तुमको साइन कन्वेंशन में दिक्कत होगी। तो ये माइनस का साइन दिखाएगा, और जब भी माइनस का दिखाएगा, अच्छा माइनस क्यों दिखाएगा, मैं घटाऊंगा तो ऋणात्मक साइन दिखाएगा, क्योंकि मैं केवल वर्क दिखाना चाहता था। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है, इसलिए आप चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही वर्क किया था, हम केवल वर्क दिखाना चाहते, लेकिन नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव का मतलब समझो कि नेगेटिव वर्क कब होगा, जब उसके अपोजिट काम करेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है, फोर्स अलग लग रहा है। कब होता था, जब अपोजिट, देखो याद करो, जब भी एक गुट के मैंने कहा था फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, अब वर्क कैसा आता था, निगेटिव आता था। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते थे, फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट भी, तब कैसा आता था, पॉजिटिव आता था। और जब परपेंडिकुलर होते थे तो कैसा आता था, जीरो आता था। तो वर्क तीनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और वो, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक मेज पर ए पर रखा हुआ, इसे बिंदु बी तक ले जाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल, जब भी गुरुत्व बल की बात कर दे तो समझ लेना वो कार्य जीरो ही आएगा। गुरुत्व बल हमेशा mg नीचे काम करेगा। अच्छा, जीरो कब आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कराते जा रहे हैं, mg नीचे लगा है, बोलो। ये देखो मेज पे कहीं भी रखा हो, इसे बना दे कि मिटा दें ना। ये देखो मेज पे कहीं भी रखा हो, उसको मेज पे ऐसे खिसकाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, mg हमेशा नीचे ही काम करेगा। पावा लगे हुए, देखो ये मेज, mg नीचे काम करेगा, तो फोर्स ये, डिस्प्लेसमेंट ये, कितने का एंगल, ये गुरुत्व वाले बल की बात कर रहे हैं, वो हमेशा आगे ले जाओगे तब भी mg नीचे, यहाँ mg नीचे, तो हर बार 90 का बनाएगा। और w = fs cos थीटा, और जब भी cos 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, जीरो, ये याद रखना। और cos 90 जीरो होगा तो टोटल कितना आएगा, वर्क डन जीरो। ये हम लोग खूब किए थे। फिर कह रहा अगला, एक मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होते जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है, उल्लंघन करती है, कारण बताइए। प्रश्न चूतिया बनाया, देखो कह रहा कि यह ऊर्जा संरक्षण के, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करते, बात तुम नहीं आना है इनकी, उल्लंघन नहीं करती। हमने क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कराते हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो लगातार काइनेटिक में बदलती रहती, लेकिन पोटेंशियल घटती, काइनेटिक बढ़ती, स्थितिज ऊर्जा घटते रहती, गतिज ऊर्जा बढ़ते रहती, लेकिन दोनों का टोटल नहीं बदलता है। स्थितिज घटेगी, गतिज बढ़ेगी। स्थितिज नीचे सरफेस तक आते आते एकदम क्या होगी, शून्य हो जाएगी, लेकिन गतिज टोटल हो जाएगी जितनी स्थिति थी। लेकिन इन दोनों का टोटल एक जैसा रहता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का योग क्या होता है, हमेशा नियत होता है, ये कभी नहीं बदलता है, केवल एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं है। पोटेंशियल बदलेगी लेकिन काइनेटिक, पोटेंशियल घट रही, काइनेटिक बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। आप साइकिल चलाते हैं तो कौन से ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, साइकिल किससे चलाते हैं,
मांसपेशियों से ना, पैर पैडल मारते हो, हाथ चलाते हो तो क्या चल रही होती है? मांसपेशियाँ। मांसपेशियों को कौन से बल कहते हैं? पेशियाँ। तो इसको पेशी बल कहते हैं। तो ये कौन सा बल लगाते हैं? पेशी बल। पेशी बल को अंग्रेजी में मसल्स कहते हो, तो इसलिए मसल से कहा गया मस्कुलर बल। मस्कुलर बल मतलब फोर्स। तो कौन सा फोर्स लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स। तो ये मस्कुलर फोर्स या पेशी बल जो लगाते हैं वो कह रहा क्या कि गतिज क्या कह रहा है? हाँ, साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? अब बताओ, चलाना चालू किए, साइकिल किस में आ गई? मोशन में आ गई। साइकिल मोशन में आ गई तो साइकिल क्या गति करने लगी। कौन सा फोर्स लगाया? मस्कुलर फोर्स। पेशी बल किस बल? पेशी बल जो लगाते हो किस में, उसको किस में बदलता है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है। इसके बाद अगला, आप अपनी सारी शक्ति लगाकर, हाँ इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जब भी लगाते हो साइकिल चलना चालू करती, अच्छा साइकिल किस में बे करेगी? कोई प्रश्न कर ले। पेशी बल लगाकर साइकिल चलाना चालू किए, अब साइकिल की गतिज ऊर्जा वो किस में खर्च करती है? चूँकि साइकिल चलना चालू करेगी सरफेस से तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य करने में ही बे होगी, पेशी बल है ना की ऊर्जा। उसके बाद, आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? और यदि आपके द्वारा व्यय की गई गतिज ऊर्जा कहाँ चली जाती है? बात समझो। आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को, बड़ी चट्टान हो सामने, दिवाली हो, धकेलना चालू करें, नहीं खिसक सकती हैं, तो कह रहे इसमें आपकी ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। तो मैंने इसको 100 जूल ऊर्जा दे दी, लेकिन इसका स्थानांतरण अभी भी नहीं हुआ। क्यों? स्थानांतरण होता तो इस पर वर्क होता, वर्क हुआ ही नहीं, तो स्थानांतरण नहीं हुआ मेरी ऊर्जा का, इसके पास कोई ऊर्जा नहीं गई। लेकिन तो मेरी ऊर्जा खर्च कहाँ हुई? तो मैं इस पर जितना भी फोर्स लगाऊंगा मेरी मसल्स तन जाएंगी, तनना समझे, खींचेंगी, और खींचने में क्या, रक्तचाप बढ़ेगा, उसके अंदर खून की दौरान भी बढ़ जाएगी। तो उन कार्यों में जो भी ऊर्जा होती बे होती रहती है, और जो लगाओगे तो खुद ही कांपते रहते तो शरीर तना जाता है, लेकिन ये बढ़ती नहीं। तो जितनी ऊर्जा क्या खुद को ही मांसपेशियों तनने में और अन्य रक्त प्रवाह बढ़ने में से खर्च हो जाती है। और जब इतना खर्च करोगे तो क्या खुद देर बाद थकान ही लग जाएगी, हाँफ के फिर खड़े हो जाओगे। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? देखो मैंने कल ही यूनिट का पढ़ा दिया था, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई यूनिट की बात करें, आपको पता है मैंने एक यूनिट क्या बताया था कि मान लीजिए एक यूनिट कब कहा गया? 1 किलोवाट घंटे। कि किसी भी 1 किलोवाट वाली मशीन को, क्षमता वाली मशीन को 1 घंटे तक वर्क कराएं तो वो जितनी भी ऊर्जा व्यय करेगा वो कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। तो अब कह रहा है वो कितनी यूनिट खर्च कर रहा है? 250 यूनिट। देखो 250 यूनिट, 250 यूनिट ऊर्जा कितनी, एनर्जी कितनी व्यय कर रहा है? 250 यूनिट। तो 250 इंटू 1 यूनिट लिख सकते थे, और 1 यूनिट को हम कितना कहते हैं? 1 किलोवाट आवर। जूल में निकालना है, निकाल लो। 1 किलोवाट को 1000 लिखते हो, किसमें? ये वाट में ही बदल चुका है। घंटे को भी सेकंड में बदल लो, 3600, 3 2 5 1 6, नहीं भी ना करो यार, ये 7, तो 25 गुणे 36 इंटू कितना? 3 2 5 1 6 है ना, इतने वाट इंटू, इधर सेकंड में बदल लिया हमने, वाट इंटू सेकंड। ठीक है, काट पीट लोगे, कर ही दें। 36 पंचे 180 होता है ना, 36 दूना 72, और कैरी आया 18, 18 90, 2 जीरो और ये, तो कितना हो जाएगा? 9, 2 जीरो और जोड़ लो, वाट इंटू सेकेंड। यही बे ऊर्जा होती है। बे ऊर्जा वाट इंटू सेकेंड या जूल, दोनों में कुछ भी लिखो। ये 2 जीरो इधर लो तो कितना हो जाएगा? 9.0 इंटू 10⁸ जूल। ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, 40 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय गतिज ऊर्जा का परिकलन करना है।
कोई भी ऊर्जा निकालने का है, क्या दिक्कत है। पहले स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं पहली कंडीशन पे कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी जब कितने मीटर उठाया जाता है। मेरे बच्चों देखो सोच रहे हैं आज पूरे करा ही देना, क्या डेली डेली पाला जाए ना। फिर कल हम लोग अगले चैप्टर में ध्वनि में पढ़ेंगे, साउंड चैप्टर पढ़ा जाएगा, मज़ा आएगी साउंड पढ़ने में ना। उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट वगैरह तो है नहीं, 10th में पढ़ोगे ना, केवल साउंड के बारे में समझेंगे, साउंड कौन सी वेव्स होती हैं। कह रहा 40 किग्रा ना, मास कितना है 40 kg। देखो मास कितना 40 kg। फिर कह रहा हाइट कितनी 5 मीटर। उसके बाद कह रहा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, हमेशा प्रश्न में दे दिया गया G10 लेना है पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट याद रखना। स्थितिज ऊर्जा U = mgh, याद हो गया, मंत्र की तरह याद कर लो। 40 × 10 × 5 कितना हो गया 4 5 20 और 2 2000 है ना। 1 2 2000 जूल। कितने जूल, ठीक है, हाँ ठीक है 2000 जूल। फिर अगला सवाल, जब वस्तु क्या लिखा हुआ है, यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरना दिया जाए तो पिंड आधे रास्ते पर है, इस समय इसकी गतिज ऊर्जा निकालो। देखो आधे रास्ते पर आ जाए, ये 5 मीटर था, 5 मीटर तक ही उठाए, आधे पे बचेगी, आधे पे मतलब गिरने दिया जाए तो कितना कवर करेगी 2.5 मीटर। टोटल अगर 5 था, पोटेंशियल निकालनी होती तो mgh ऐसे निकालते यहाँ से, उस समय जो ये 2.5 बचता ऐसे गुणा करा लेते, पोटेंशियल यहाँ भी आ जाती, इस जगह निकालनी होती। लेकिन ये यहाँ से गिराया गया तो ये u0 था, बढ़ते बढ़ते v कुछ हुई यहाँ पे हमको नहीं पता, लेकिन उस समय दूरी कितनी कवर कर चुकी 2.5, आधी गिरी तो 2.5 कवर कर चुकी है। तो 2.5 कवर की है तो मतलब v² = u², ऊपर से गिराते थे नीचे तो प्लस होता था, प्लस 2gh। u कितना है 0 + 2g 10 है, h 2.5 है, v² तो v = कितना आ जाएगा 25 से कितना बचेगा 5 बचेगा, 5√2 हो जाएगा ना। v निकालोगे कितना आएगा 5√2, 5√2 आ गया। अच्छा v क्यों निकालने भाई, v² ही तो पूछा जाएगा आगे ना, तो 50 ही आएगा अंडर रूट में, क्या फ़ायदा निकालने, ऐसे रखे रहो। काइनेटिक एनर्जी पूछा यहाँ पे, v पता चल चुका है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k = ½ mv²। बोलो m कितना दिया गया 40, v² तुमको सीधे सीधे पता 50, काटो 20 बचा, 20 पंचे 100, 1000 कितनी बची, सीधी सी बात थी, आधी दूरी कवर किया तो आधी ऊर्जा ख़त्म किया ना। टोटल 2000 थी तो आधी चला तो आधी। अब यहाँ अच्छा बताओ, ये आधी क्या 1000 जूल काइनेटिक होगी और आधी कौन सी बची होगी, P बची होगी 1000। ये घटते घटते यहाँ पे 0 हो जाएगी, काइनेटिक 2000 हो जाएगी। 2000 से ये घटना चालू हुई, पोटेंशियल काइनेटिक बढ़ते गई, आधी पहुँची तो काइनेटिक आधी हो चुकी, पोटेंशियल आधी बची, दोनों का सम नहीं बदल रहा। वही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ना। अगला सवाल, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाए, अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। इसमें भी 0, क्यों, घूमता रहेगा, वो हमेशा कहीं भी हो। ये देखो फोर्स हमेशा ये नीचे सेंटीमीटर का काम करेगा, ये ऐसे हमेशा 90 बनाएगा, कहीं भी रहे 90 बनाएगा, हर जगह 90 बनाता रहेगा। जब भी 90 बनाएगा कितना होगा बच्चों 0, ज़्यादा समझना ही नहीं। अगली, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। सोचिए इस बारे में, अपने मित्रों अध्यापकों सबसे विचार करके आओ। ठीक है, होता है। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ चुके, कोई चीज़ चल रही तो लगातार विस्थापन हो रहा है ना, कोई बल की ज़रूरत है नहीं। बल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमको उसकी स्थिति में परिवर्तन करना होता है। कोई चीज़ चलते चली जा रही तो हमेशा चलते रहेगी जब तक आउट ऑफ फोर्स न लगाया जाएगा। कोई चीज़ रुकी हुई तो हमेशा रुकी रहेगी जब तक आउट ऑफ फोर्स ना लगाया जाए। कोई चीज़ अगर घूम रही सीधे सीधे चलती जा रही, वो अपनी डायरेक्शन बदल भी नहीं सकती, दिशा भी मोड़ने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, कोई चीज़ चल रही तो विस्थापन भी होगा, लेकिन उसको किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं। अगला,
कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को, गांव में ना गेहूं काटने के बाद भूसा निकला, भूसे अपने एक सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता और थक जाता है। उसने कार्य किया या नहीं बताया। भैया हर बार भूसा, कुली, ये जितने भी सवाल आए परपेंडिकुलर लगाएंगे, जीरो आएगा। दिमाग लगाना नहीं, क्यों? क्योंकि कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा, खड़ा है। 30 मिनट क्या 400 साल तक खड़ा रहे तब भी नहीं होगा ना, मुगल काल से लेकर अब तक की। एक विद्युत हीटर ऊष्मा की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? कितनी करेगा? पी निकाल लो, डब्ल्यू निकाल लो, निकाल लेना। बता दे भैया, नहीं तुम लोग सुनाओगे सर, हमको तो छोड़ दिए, हमारा साथ है ना। तो देखो आसान सा है, सब कुछ दिया है। कितनी ऊर्जा लेगा? प्रश्न में क्या दे दिया गया? हीटर की शक्ति पी दिया गया है, कितना है? 1500 वाट। समय दिया है H बराबर T बराबर कितने घंटे? 10 घंटे ना। तो हमको पता है इसको केवल वाट, इसको दस घंटे ना, 10 घंटे के सेकंड में बदल लो, कितने होते हैं? 3600 ना। बस हो गया, टी आ गया। डब्ल्यू निकालना है, क्या होता है? P इंटू टी। कहाँ से? घबराना नहीं, डब्ल्यू हुआ अपान टी से। डब्ल्यू बराबर P इंटू टी। P कितना? ये 1500 इंटू कितना आ गया? 2 3, ये पूरा गुणा भाग करा लो ना। कितना आएगा गुणा भाग करा के भैया? जितना भी आएगा प्यार से यहाँ लिख देना, जूल में ना, इधर जूल में लिखो या वाट इंटू सेकंड, जैसे भी लिखना चाहो लिख लोगे ना। अगला, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। ठीक है, पेंडुलम ऐसे होता है, इसको ऐसे लिया, छोड़ा तो ऐसे टिक 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 घड़ी, पेंडुलम वाली भी घड़ी लाते चलती रहती है ना, यही। इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के चर्चा कीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्याख्या कीजिए। गोलक के कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? कोई नियम का उल्लंघन नहीं। देखो ऐसे लटका हुआ पेंडुलम, ऐसे छोड़ा, ये ऐसे ऐसे चलता रहता लगातार। यहाँ इतना खींचा, जब भी खींचते तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होती। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें लगातार बदलती? यहाँ पे आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती, फिर घटने लगती काइनेटिक, यहाँ पे आके पी मैक्सिमम हो जाती है। और ये पी के ई, यहाँ के ई मैक्सिमम होगा। स्थितिज ऊर्जा घटते घटते यहाँ पे गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर गतिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या कोई ऊर्जा एक दूसरे में केवल रूपांतरण हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा तो टोटल नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी। तो PE प्लस KE इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है, तो कोई भी उसका नुकसान नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं अंततः रुकता क्यों है? तो देखो यहाँ पे इसमें घूमने के कारण यहाँ भी फ्रिक्शन के विरुद्ध काम करना पड़ता होगा। दूसरा, हवा में भी फ्रिक्शन होता है, उसके कारण लगातार लॉस होता रहता है और एक ऐसा समय आता है कि वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जब ये सारी कंडीशन ना हो, वहाँ फ्रिक्शन लेस हो, यहाँ हवा का अवरोध काम ना कर रहा हो, तो हमेशा अनवरत रूप से चलता रहेगा। आगे देखो, M द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए? सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ रखी हुई तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0, चलना चालू कर दे, आ गई, तो v अगर 0 हो जाए तो रुक जाएगी, तो हमको फिर 0 करना है। बस बात समझना। कह रहा कोई चीज़ चल रही तो उसके पास अगर मान लो मास m है, प्रश्न नहीं दे दिया, मास m है, कितना है मास, कितना प्रश्न ने दिया? m, वेलोसिटी कितनी? v, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोलो, हाफ mv²। मान लो यही 100 जूल होती तो हमको रोकना होता, तो ये चल रही, तो इसी के 100 जूल अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये प्लस में, तो हमको कितना? माइनस में। माइनस मतलब क्या? इतनी घटानी पड़ेगी। तो घटाने के लिए जब आखिर में क्या होगा? रुक जाएगी। रुकेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अंततः वेलोसिटी कितनी करनी होगी? 0 होगी। तो 0 करने के लिए क्या? 1/2 mv²। फिर जब रुकेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हो जाएगी।
इक्वल टू जो भी ऊर्जा खर्च किए वही, है ना। लेकिन अच्छा परिवर्तन निकालते हो तो तुम लोग उसमें कर देना, तुम लोग बताओगे सर ये तो गड़बड़ हो गया। नियम अपने ना। फाइनल में काइनेटिक कितनी होगी, हमने मान लिया यू, एम यू स्क्वायर, यू हमने मान लिया 0, तो कितना चेंज हुआ, तो चेंज कितना होगा, इस वाली से ये वाली घटा दे, है ना। K1 K2 मान लो, हटाओ K2 माइनस K1, K2 कितना 1/2, यू 0 है तो 0 ही होगी, रुक जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। ये केवल लिखने की लैंग्वेज बढ़ रही, काम वही है, जितनी थी उसी की नेगेटिव साइन ये दिखाता है, ये इस दिशा में आ रही तो इसकी अपोजिट लगाना है, बस वही माइनस साइन यही दिखा रहा है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। 100 जूल से ये इसकी चल रही काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, हमको रोकना है, अपोजिट डायरेक्शन में कितना 100 जूल लगाएंगे, रुक जाएगी। अगला 1500 की ग्रह द्रव्यमान की कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, रोकने के लिए कार्य का परिकलन करना, भैया निकाल लेना। काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतना ही बल हमको लगा के रोकना है, बात खत्म, ठीक। समझ पाए। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में, देखो उसमें निम्न में से प्रत्येक स्थिति में पिंड पर एक बल F लग रहा है, विस्थापन की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर है। एक तीर से प्रदर्शित की गई चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। सबसे पहले ही बता चुके थे, एक बार फिर आ गया तो मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। फिगर बना हुआ है, सवाल भी तुम लोग को दिख रहा है बढ़िया प्यार के साथ, है ना। 3 ही कंडीशन दी गई हैं, एक गुटका ये रखा हुआ, मान लो ये ऐसे, एक बार फोर्स ये लगा हुआ है, देखो ऊपर, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, कितना है 90। जब 90 होगा तो कार्य 0, क्यों, क्योंकि खूब पढ़े हो एफएस कास थीटा की जो है कितना 90 रखोगे, कास 90 की वैल्यू कितनी होती 0, बार बार बताएंगे, जरूरत नहीं। अगली बार कह रहा है, इसे मोड़ देना, अगली बार कह रहा है फोर्स एक ही डायरेक्शन में, फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट भी दोनों, तो कैसा कार्य आएगा, पॉजिटिव आएगा। तीसरा वाला देखो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे लगा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन, वर्क कैसा आता है, नेगेटिव। थ्योरी पढ़ाई गई थी ना, खूब देख लेना अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। अगला, सोनी कहती कि किसी वस्तु पर तुरंत शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो, चाहे उस पर कई बल, मैनी फोर्स, है ना। क्या आप सहमत हैं, बताइए क्यों। बिल्कुल हम सोनी के कथन से सहमत हैं, सोनी बहुत अच्छा बता रही, क्योंकि सोनी जो है लर्न विथ फोकस में पढ़ रही हैं, इसलिए सोनी को पता है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इसने लगाया, एक इसने लगाया, एक इसने लगाया, F1 F2 F3 F4 एंड समान 1000 लगे हुए हैं, ये कहीं नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि कोई चीज़ कब उसमें वेलोसिटी कब आती, वेग में परिवर्तन कब होता है, जब नेट फोर्स कुछ होता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा। नेट फोर्स कितना 0, नेट फोर्स 0 मतलब F फामा में देख लेते हैं भैया, A=F/m, है ना। तो F हमारा 0 है और M हमारा कुछ भी हो, हमसे क्या लेना देना है। तो जब ऊपर की डिजिट 0 तो नीचे की कितनी आ जाएगी 0। तो सोनी सही कह रही थी, गलत कहे लगा दिए, सोनी सही कह रही हैं। 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा निकालिए। हो जाएगा, क्या करना है, पहले एक का ही निकाल लो। कह रहा 4 युक्तियाँ, कह रहा 4 युक्तियाँ जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है। P कितना 500 वाट है ना, कई घंटे तक की, H बराबर 10 आवर्स, है ना। कितने आवर्स, 10 आवर्स। फिर उसके बाद इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा। चलो एक आराम हो गया, किलोवाट प्रति घंटा में निकालना, ये वाट में है ना, तो वाट को किलोवाट में बदलोगे तो किससे डिवाइड कराओगे, 500 है 1000 से डिवाइड कराना है। P कितना हो जाएगा 500/1000 इंटू ये kg में हो गया ना, 2 से 2 कटेगा, ये ऊपर लाओगे तो P कितना हो जाएगा 0.5 किलोवाट। हाँ, अब कह रहा है कि बे ऊर्जा W क्या होता है, इधर का मिटा देना, कहाँ डाल दिए, कहे फेंक देते हैं भैया। देखो W कितना होता है, देख के बोलो। W P इंटू टी ना, P आया 0.5 और ये घंटे में निकालना था 10। तो अब देखना किलोवाट प्रति घंटे में आएगा,
ये अच्छा यही तो यूनिट है ना, किलोवाट घंटा जितनी भी होती है वही उसकी क्या होती है, यूनिट भी होती है। इसको हटा के यूनिट भी लिख सकते थे हम लोग। कह रहा ऐसी 4 युक्तियाँ जोड़ी गई, 4 युक्ति, 4 जोड़ो 6 जोड़ो जितनी भी जोड़ो तो 50 को उससे मल्टीप्लाई करा दोगे उतना ही खर्चा होगा। एक में इतना खर्चा हो रहा था 200 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला, मुक्त रूप से गिरता है एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखो कोई चीज़ गिरे तो क्या होगा, धड़ाम से आवाज़ आएगी, धड़ाम मतलब आवाज़ निकली ना, तो साउंड एनर्जी में बदल गया। दूसरा, कोई चीज़ पत्थर का टुकड़ा गिरे, चिंगारी भी निकले तो किस में, हीट में बदली, तो साउंड एनर्जी में चेंज हुआ, हीट एनर्जी में चेंज हुआ, ऊष्मा में चेंज हुआ। ठीक है, और किस में, रुक गया, बस हो गया। हीट, साउंड और अन्य सारी चीज़ों में चेंज हो सकती। ये क्या लिख दिया, 0.5। पिछले वाले सवाल में भैया देख लेना, गुणा तुम लोग याद नहीं दिलाते। 0.5 ये एक काटेगा तो 5 ही बचेगा ना, तो यहाँ काट लोगे 20 आ जाएगा। घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं, ख्याल रखना है ना। टोबैको कैसे क्या होता है, तंबाकू के कारण कैंसर होता है ना, तो तंबाकू से दूर रहिए, घबराना नहीं है, इलाज संभव है। तो आज क्लास को हम लोग विराम देते हैं, सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं आप लोगों के। अगला चैप्टर साउंड चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो बता दीजिएगा, और अगर कोई एग्जाम्पल के भी सवाल चाहते तो वो भी समझा देंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग को खुद ही समझ में आ जाता होगा, तो कोई बताने की विशेष ज़रूरत नहीं। बाकी आप लोग करते रहिए, बढ़िया पढ़िए, खुद को यूटिलाइज करिए, खुद का यूटिलाइज ना करवाइए, है ना। पढ़ाई भी एक प्रकार की दरिया है जिसमें हम लोगों को डूब के जाना है, डूब ही नहीं जाना। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि।